नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन। परिचय देखो, इसमें परिभाषा है उद्योग प्लस संबंध। ऐसा संबंध जो नियोजक और नियोक्ता के बीच किसी उद्योग में पाया जाता है, अर्थात जो नियोजन की शर्तों पर आधारित होता है। एक वो है क्रिकाल्डी, उनकी एक बुक है, क्रिकाल्डी की बुक है स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके अनुसार क्या कहा गया है, उसमें कहा है कि किसी उद्योग के अंतर्गत श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच जो संबंध विकसित होता है उसे औद्योगिक संबंध कहते हैं। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जैसे कि एच ए क्लेग की बुक है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड नेशनलाइजेशन। उसमें कहा है औद्योगिक संबंध में श्रमिकों और उनकी संस्थाओं, नियोजक और उनकी संस्थाओं के साथ साथ राज्य जैसी संस्था का भी अध्ययन किया जाता है। आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अनुसार औद्योगिक संबंध की परिभाषा है औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है। पीएच कैसलमैन ने कहा है कि औद्योगिक संबंध उद्योग के नियोजकों और कर्मचारियों के बीच का संबंध है। इसमें श्रम संघों, राज्य, नियोजकों और सरकार के बीच संबंध शामिल हैं। औद्योगिक संबंध के समान तत्व। उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक संबंध के कुछ समान तत्व होते हैं जिनकी अनुपस्थिति से औद्योगिक संबंध पूर्ण नहीं हो सकते। जैसे कि पहला है औद्योगिक वातावरण, यह अत्यधिक आवश्यक होता है। अगर वो औद्योगिक वातावरण नहीं होगा तो औद्योगिक संबंध पूर्ण नहीं होंगे। दूसरा है नियोजक और कर्मचारी का अस्तित्व, यही तो संबंध, मुख्य संबंध यही है। तीसरा है मजदूरी संबंध, उद्योग के सभी कार्य मजदूरी से संबंधित होते हैं, मतलब पैसे के लिए ही होते हैं। चौथा है वाणिज्य, व्यापार और व्यवसाय, यानी कि उद्योग का हमेशा जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। औद्योगिक संबंध की बदलती हुई अवधारणा। पहले था प्रत्यक्ष संबंध। ये स्थिति प्रारंभ में थी। नियोजक और श्रमिक का जो संबंध था वो प्रत्यक्ष होता था क्योंकि उद्योग छोटे होते थे। स्तर 2 अप्रत्यक्ष संबंध। उद्योगों में जब वृद्धि हुई तो नियोजक, उसके बीच में प्रबंधन आ गया और फिर श्रम संघ आ गया और श्रमिक आ गया। नियोजक ने तो प्रबंधन नियुक्त कर दिया और श्रमिक के बीच में वो श्रम संघ आ गया। तो ये जो संबंध हो गए, अब कैसे हो गए, इस नियोजक और श्रमिक के बीच में संबंध हो गए अप्रत्यक्ष संबंध, मतलब डायरेक्ट ये लोग नहीं मिल रहे हैं, इस तरह से यहाँ मिल रहे थे वैसे। तीसरा है त्रिपक्षीय संबंध। इसके अंतर्गत नए नए श्रम कानून पारित किए गए। इस प्रकार उद्योगों में नियोजक और श्रमिकों के साथ साथ सरकार की भागीदारी भी अहम हो गई, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संबंध कहा गया। नियोजक प्रबंधन, श्रमिक संघ और सरकार। चौथा स्तर है विभिन्न निकायों के साथ संबंध। वर्तमान परिस्थितियों से यह प्रतीत होता है कि औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हो सकते हैं, जैसे कि मजदूर संघ, न्यायालय, स्वैच्छिक निकाय इत्यादि। नोट, औद्योगिक लोकतंत्र यानी कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग वेब्स ने किया। और इस औद्योगिक लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, पहला है प्रतिनिधि लोकतंत्र और दूसरा है सहभागी लोकतंत्र। औद्योगिक संबंध के विस्तार क्षेत्र। पहला है श्रम संघ यानी कि ट्रेड यूनियन। इसमें श्रम संघों की संरचना, उद्देश्य, कार्य, कर्तव्य, मान्यताएं आती हैं। दूसरा है नियोजकों के संगठन, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। नियोजकों के संगठनों की संरचना, उद्देश्य, कार्य, पारस्परिक संबंध, प्रशासन आदि आते हैं। तीसरा है औद्योगिक विवाद यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। औद्योगिक औद्योगिक विवाद के कारण, प्रकार, सुलझाने के उपाय तथा प्रभाव, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे। ये औद्योगिक विवाद निवारण अधिनियम 1947 है ना, उसमें। फिर है औद्योगिक कार्यवाही यानी कि इंडस्ट्रियल एक्शन। ये क्या क्या होती है, हड़ताल, तालाबंदी, प्रदर्शन, धरना, घेराव, आमरण अनशन। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे।
अगली है सामूहिक सौदेबाजी यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये क्या होती है? श्रमिकों की भागीदारी तथा इससे संबंधित संस्थाएं, विभिन्न पक्षकारों की सहभागिता, संस्थाओं की संरचना, कार्य और अधिकार और निर्णय आदि। छठा है द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां एवं निकाय। विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय समितियों का गठन, उनके कार्य, विषय तथा उनका प्रभाव। सातवां है राज्य का हस्तक्षेप, स्टेट इंटरवेंशन। श्रम संघ, औद्योगिक विवाद, हड़ताल आदि विषयों पर सरकार की नीति, भूमिका तथा इसका प्रभाव आदि। औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू। पहला है सहयोग का पहलू, एस्पेक्ट ऑफ कॉरपोरेशन। किसी भी उद्योग के विकास में इस पहलू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उद्योग में शांति या मैत्रीपूर्ण संबंध, एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम इत्यादि से ही नियोजकों, श्रमिकों का विकास संभव हो पाता है। ऐसी स्थिति को सहयोग का पहलू का नाम दिया जाता है। दूसरा है संघर्ष का पहलू, एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऐसी स्थिति जिसमें नियोजकों और श्रमिकों के बीच मतभेद, प्रतिस्पर्धा, भिन्नता इत्यादि की स्थिति हो, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक वातावरण अशांत हो जाए, तो इस स्थिति को संघर्ष का पहलू कहा जाता है। अगला है औद्योगिक संबंध का उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में विद्यमान नियोजक और श्रमिकों के बीच सहयोग तथा मतभेद की स्थिति को जानना तथा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करना है। आईएलओ द्वारा सुझाए गए उद्देश्य क्या क्या हैं? औद्योगिक वातावरण की जानकारी, औद्योगिक विवाद समाधान, प्रबंधन एवं श्रमिकों की इच्छाओं को संरक्षित करना, औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक कार्रवाई की स्थिति को रोकना, राष्ट्रीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना, औद्योगिक समस्याओं की जानकारी, श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना, उद्योगों का समाजीकरण, श्रमिकों में उद्योग के स्वामित्व की भावना। आगे औद्योगिक संबंध का महत्व। औद्योगिक प्रतिष्ठान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध कार्य करता है, प्रबंधकों के अधिकारों की रक्षा करता है, देश की आर्थिक प्रगति में मदद करता है, सच्चे और लोकतंत्र को स्थापित और बनाए रखता है, यूनियनों प्लस नियोक्ताओं की अनुचित प्रथा रोकने कानून सरकार की, जैसे कि कानून बनाकर सरकार की भी अनुचित प्रथाओं को रोकना, और श्रमिकों के अनुशासन साथ साथ मनोबल को बढ़ाता है। औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है संस्थागत कारक, राज्य की नीति, श्रम कानून, सामूहिक सौदेबाजी समझौते, श्रम संघ और नियोक्ता संगम। दूसरा है आर्थिक कारक, आर्थिक संगठन, स्वामित्व का प्रकार, व्यक्ति, कंपनी, आर्थिक चक्र आदि। तीसरा है सामाजिक कारक, सामाजिक समूह जैसे जाति, परिवार, पंथ, सामाजिक मूल्य, मानदंड और सामाजिक स्थिति। चौथा है तकनीकी कारक, काम के तरीके, तकनीक, R&D शोध यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पांचवा है मनोवैज्ञानिक कारक, मालिकों का रवैया, कार्यबल की धारणा, काम के प्रति श्रमिकों की रुचि, अलगाव। छठा है राजनीतिक कारक, राजनीतिक संस्था, सरकार की प्रणाली, राजनीतिक दर्शन। सातवां है प्रतिष्ठान से संबंधित कारक, प्रबंधन की शैली, दर्शन और मूल्य, संगठनात्मक वातावरण। आठवां वैश्विक कारक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक संघर्ष, प्रमुख आर्थिक राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते।
आगे औद्योगिक संबंधों का परिप्रेक्ष्य। औद्योगिक संबंध कार्यस्थल के भीतर और बाहर दोनों तरफ से संचालित होने वाली परिघटनाओं का एक समूह है जिसका संबंध रोजगार संबंधित निर्धारण और नियमन से है। एकात्मक परिप्रेक्ष्य, एकीकृत सामंजस्यपूर्ण। बहुलवादी परिप्रेक्ष्य, भिन्न समूह जिनमें संघर्ष और सौदेबाजी। मार्क्सवादी, ट्रेड यूनियन संगठन, श्रमिक शोषण विरुद्ध कार्य करना। अब है नियोक्ता और कर्मचारी संबंधों के प्रमुख दृष्टिकोण। इसमें है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, मानव संबंधी दृष्टिकोण, वीवी गिरी का दृष्टिकोण और गांधीवादी दृष्टिकोण। यहाँ पर देखिए, पहला है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार नियोक्ताओं और श्रमिकों की अवधारणाओं में अंतर नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की समस्याओं को जन्म देता है। दोनों पक्ष विभिन्न मुद्दों की व्याख्या अपने तरीके से करते हैं और एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, जिस कारण प्रतिष्ठानों में घेराव, बहिष्कार, तालाबंदी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। उद्योग समाज का एक हिस्सा है जो कि भिन्न भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक स्तर, भावनाओं के साथ व्यक्तियों और समूह से निर्मित समुदाय है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार में ये अंतर उद्योग में संघर्ष और सहयोग की समस्याएं पैदा करते हैं। तीसरा है मानव संबंधी दृष्टिकोण के अनुसार है उद्योग में काम करने वाले श्रमिक अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन जब नियोक्ता श्रमिकों के हित और इच्छाओं का अतिक्रमण करते हैं तो टकराव और विवाद उत्पन्न होते हैं। मानव संबंधी दृष्टिकोण श्रमिकों के व्यवहार की व्याख्या करता है और संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवहार को संशोधित करता है। यदि प्रबंधन और श्रमिक दोनों अपने आपसी संबंधों को मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो औद्योगिक संघर्ष कम हो सकता है। चौथा है वीवी गिरी का दृष्टिकोण। भारत के दिवंगत राष्ट्रपति वीवी गिरी के अनुसार औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में सामूहिक सौदेबाजी और आपसी बातचीत का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में द्विदलीय मशीनरी का गठन मतभेदों के निपटारे के लिए होना चाहिए। और ये लास्ट है गांधीवादी दृष्टिकोण। नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण सत्य, अहिंसा और गैर कब्जे के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। यदि नियोक्ता ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का पालन करते हैं तो उनके और श्रमिकों के बीच हितों के टकराव की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। श्रमिक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए असहयोग सत्याग्रह का उपयोग कर सकते हैं। गांधी जी ने मजदूरों के हड़ताल पर जाने के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें इस अधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से करना चाहिए। आगे है श्रम कल्याण यानी कि लेबर वेलफेयर। श्रम कल्याण का अर्थ नियोक्ता द्वारा अपने स्वयं के उद्योगों में रोजगार को मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए किए गए स्वैच्छिक प्रयास से है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्थितियों में सुधार करना है। इसके अंतर्गत आवास, चिकित्सा, शैक्षिक, विश्राम स्थल, मनोरंजन, कैंटीन, खेल क्लब की सुविधा, पर्याप्त मजदूरी, उचित कार्य बीमा आदि हैं। अब है इसमें श्रम कल्याण समिति 1969। फिर है श्रम कल्याण की उत्पत्ति और उसका विकास, और आगे है भारत के श्रम कल्याण का विस्तार। इसमें देखिए श्रम कल्याण समिति 1969 के अनुसार श्रम कल्याण को स्वास्थ्य सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, यात्रा, आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिससे श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो सके। इसमें आगे है
श्रम कल्याण की उत्पत्ति और विकास में श्रम कल्याण की अवधारणा एक मानवीय दृष्टिकोण की चाह के कारण उत्पन्न हुई, जो बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के अवांछनीय सामाजिक प्रयासों और संक्रमण की प्रक्रिया से उत्पन्न हुई। श्रम समस्याओं के कारण श्रमिकों और उनके परिवार के कष्टों को दूर करना श्रम कल्याण की उत्पत्ति का मूल कारण है। अब आगे है भारत के श्रम कल्याण का विस्तार। इसमें विटले कमीशन 1931, इसमें श्रम कल्याण लचीला होना चाहिए। श्रम कल्याण लचीला होना चाहिए। वर्ष 1959 में श्रम कल्याण निरीक्षण हेतु समिति गठित की गई। रिपोर्ट में श्रम कल्याण के 3 समूह बताए। पहला, प्रतिष्ठान के भीतर, इसमें चिकित्सा, क्रेंच, कैंटीन, पीने का पानी आदि सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरा, प्रतिष्ठान के बाहर, इसमें मनोरंजन, आवास और शिक्षा श्रमिकों को दी जानी चाहिए। और तीसरा, इसमें सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों को मुहैया करानी चाहिए। फिर इसमें कल्याणकारी सेवाएं। 1936 में ILO द्वारा कल्याणकारी विशेषताओं की समिति गठित की गई। परिसर के अंदर वही शौचालय, मूत्रालय, साफ सफाई, रेस्ट रूम, क्रेंच और कैंटीन और पानी। परिसर के बाहर में मातृत्व लाभ, PF यानी कि प्रोविडेंट फंड, उपहार, शिक्षा, आवास, मनोरंजन, सांस्कृतिक। आगे है श्रम कल्याण का महत्व। इसमें पहला है श्रम कल्याण के महत्व से श्रमिक को लाभ, दूसरा होता है नियोजक को लाभ और तीसरा होता है सामाजिक लाभ, समाज को बेनिफिट होता है। अब औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 नियोजन और श्रमिकों के बीच के संबंध को मैत्रीपूर्ण बनाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किए गए। अब इसमें ना, इसको हम डिटेल में देखेंगे पूरा इसका जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है ना इसका, उसके हिसाब से हम अलग से वीडियो में देखेंगे इनको। श्रम कल्याण के सिद्धांत। पहला है पुलिस का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि मजदूरों के लिए कल्याण का न्यूनतम मानक आवश्यक होना चाहिए। इसके अनुसार मनुष्य स्वार्थी और आत्म केंद्रित है और सदैव दूसरों के कल्याण की कीमत पर अपने स्वयं के हितों को पूरा करने की कोशिश करता है। दूसरा है धार्मिक सिद्धांत, रिलीजियस थ्योरी। यह आधार है कि यह आधारित है कि मनुष्य एक धार्मिक पशु है जो कि अपने अधिकांश कार्य धार्मिक भावनाओं और विश्वासों के अनुरूप करता है। तीसरा है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। श्रम कल्याण का पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, मतलब ट्रस्टी होना चाहिए, जो मालिक है उसको ट्रस्टी की तरह रोल निभाना चाहिए। चौथा है परोपकारी सिद्धांत। यह सिद्धांत मानवता के लिए मानव के प्रेम पर आधारित है। पांचवा है सुखदायक सिद्धांत। श्रमिक पहले से जुझारू होते जा रहे हैं, उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छठा है जनसंपर्क सिद्धांत। श्रम प्रबंधन जनता के बीच सद्भावना वातावरण पैदा करता है। सातवां कार्यात्मक सिद्धांत। दक्षता सिद्धांत भी, अगर नियोक्ता श्रमिकों की देखभाल अच्छी तरह करता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। भारत के औद्योगिक संबंधों का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के पहले की स्थिति। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 19वीं सदी के मध्य शुरू हुई। वर्ष 1854 में बंबई में देश का पहला सूती वस्त्र कारखाना लगा। वर्ष 1885 में बंगाल में जूट की मिल लगी। ब्रिटिश पूंजीपतियों का स्वामित्व इसमें था, प्लस साथ ही साथ श्रमिकों का शोषण होता था। दमनकारी श्रम कानून बनाए गए। जैसे पहला है बंगाल विनियमन 1819, इसमें श्रमिकों को दंडित कर दिया जाता था। दूसरा है श्रम कर्मकार संविदा भंग अधिनियम 1959। अब इसमें संविदा भंग करने पर श्रमिकों को दंडित किया जाता था। तीसरा था असम श्रम उत्प्रवासन अधिनियम 1863। 1863 से 1901 के बीच लागू रहा। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ संरचनात्मक श्रम कानून भी बनाए गए अंग्रेजों के टाइम पे। उसमें पहला था घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, दूसरा कारखाना अधिनियम 1881 और खान अधिनियम 1901।
दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध से स्वतंत्रता तक की स्थिति कैसी थी। इसमें कई श्रम संघों का निर्माण हुआ, जैसे कि श्रम संघ अधिनियम 1926 श्रम संघों का पंजीकरण करने के लिए। दूसरा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। इसका एक्रोनिम जो है वो AITUC है। अगला है भारतीय श्रम विवाद अधिनियम 1929, जिसमें जांच प्लस न्यायालय सुलह बोर्ड बने। और चौथा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इसको हम डिटेल से देखेंगे। समितियां बनाई, पहली है शाही श्रम आयोग 1929 में बनाया। शाही मतलब यहाँ पे रॉयल। फिर दूसरा है मुंबई सूती वस्त्र श्रमिक जांच समिति 1937। फिर तीसरी है श्रमिक जांच समिति 1944। नोट 1919 में ILO की स्थापना हुई। भारत सदस्य प्रारंभ से था इसका। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति क्या हुई। संविधान में श्रमिक हितों का उपबंध, राष्ट्रीय स्तर के श्रम संघों की संख्या में वृद्धि। INTUC मतलब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। दूसरा HMS हिंद मजदूर सभा। तीसरा है UTUC यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चौथा है BMS भारतीय मजदूर संघ। पांचवा है CITU सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस। और छठा है NLO राष्ट्रीय या फिर नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ष 1991 में LPG नीति लागू की गई। वर्ष 2020 तक औद्योगिक संबंध नीति बनाई गई। अब ये जो औद्योगिक संबंध नीति है, इसको भी हम अलग से पीडीएफ की जो ओरिजिनल PDF उससे कवर करेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। अब इसमें है भारत में औद्योगिक संबंध नीति। इसमें नियोजकों और श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण तथा औद्योगिक शांति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समय समय पर औद्योगिक संबंध नीति लागू की जाती है, जिसका उद्देश्य लोगों का विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ देश की आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायता करना है। अगला है भारत की औद्योगिक संबंध नीति के अंतर्गत सरकार ने महत्वपूर्ण संबंधित नीतियां बनाई है, जो निम्नलिखित हैं। पहली है औद्योगिक नीति, औद्योगिक विवाद। दूसरा है परिवेदना निवारण। तीसरा है अनुचित श्रम व्यवहार। चौथा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रम संघ मान्यता। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, श्रम संघ प्रतिद्वंदिता, हड़ताल तथा मजदूरी, सामूहिक सौदेबाजी, श्रम संघ अधिनियम 1926, विस्तार देशों का प्रभावीकरण। इसमें आगे है औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में नियोजक, श्रम संघ तथा राज्य की भूमिका। पहले है नियोजक की भूमिका। इसमें प्रबंधन की स्थापना करने के लिए श्रमिकों से अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। फिर अभिवृत्ति में बदलाव है। फिर प्रशासनिक शक्ति होती है नियोजक के पास। और फिर प्रतिष्ठान के अस्तित्व की संरक्षा करता है। दूसरा है श्रम संघों की भूमिका। श्रम संघ क्या करते हैं, शोषण को रोकते हैं, इच्छा पूर्ति करते हैं, मतलब जो भी इच्छा मांगे होते हैं श्रमिकों के उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी होती है उनकी, और औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। तीसरा सरकार की भूमिका। इनमें अभिवृत्ति में बदलाव होता है, कल्याण की अवधारणा पर ये काम करते हैं, औद्योगिक संबंध नीति बनाते हैं, और गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर है या नहीं श्रमिकों का इसकी देखरेख करते हैं, और नई आर्थिक नीतियां बनाते हैं। नवीन आर्थिक नीति का औद्योगिक संबंधों पर प्रभाव। अब है औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये क्या है। औद्योगिक विवाद से तात्पर्य किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या औद्योगिक प्रतिष्ठानों के समूह या उद्योग में नियोजक और श्रमिकों के बीच ऐसे विवाद से है जो नियोजन की शर्तों, कार्य की दशाओं से संबंधित होता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार औद्योगिक विवाद नियोजकों और कर्मकारों के बीच होने वाला ऐसा मतभेद है जो व्यक्ति के नियोजन या
अनियोजन या नियोजन की शर्तों या श्रम की दशाओं से संबंधित होता है। औद्योगिक विवाद के कारण। पहला है आर्थिक कारण। मजदूरी की मात्रा, महंगाई भत्ता, मजदूरी का भुगतान, बोनस कार्य के घंटे, कार्य की भौतिक दशाएं, कल्याणकारी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा। दूसरे हैं गैर आर्थिक कारण। श्रमिकों का शोषण, नियोजक की स्वेच्छाचारिता, दोषपूर्ण पर्यवेक्षण, सामाजिक मूल्यों के बीच संघर्ष, व्यक्तियों पर संघर्ष, अनुशासन पर अनावश्यक जोर। औद्योगिक विवाद के प्रभाव। श्रमिकों पर, नियोजकों पर और समुदाय या समाज पर। औद्योगिक विवाद के रूप। औद्योगिक विवाद विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति समय के साथ विकसित किए गए उद्देश्य और तकनीकों पर निर्भर करती है। इनमें पहला है हड़ताल या स्ट्राइक। हड़ताल का तात्पर्य किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों की किसी समूह द्वारा मिलकर काम बंद कर देना या इस प्रकार नियोजित रहने या रह चुके व्यक्तियों की किसी संस्था द्वारा सम्मिलित रूप से या आपसी समझ से काम करने या नियोजन स्वीकार करने से इनकार करना। क्लाइड ई डेकार्ट के अनुसार हड़ताल कर्मचारियों द्वारा परिवर्तनों के निपटान, मानकों की प्रतिरक्षा या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सम्मिलित रूप से तथा अस्थायी कार्यबंदी है। हड़ताल के कारण। पहला है आर्थिक कारण। दूसरा है संघ की परिस्थिति तथा अधिकार। तीसरा है श्रम संघों के पारस्परिक संबंध। चौथा है सैद्धांतिक या राजनीतिक विषय। हड़ताल के प्रकार। पहली है प्राथमिक हड़ताल। प्राथमिक हड़तालों में हाजिर हड़ताल, यानी कि व्यक्ति काम पर जाते हैं पर काम नहीं करते हैं। दूसरी है मंदकारी हड़ताल, यानी कि धीमी गति से काम करते हैं। तीसरी है गैर हाजिर हड़ताल, यानी कि परिसर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं या छुट्टी कर लेते हैं। चौथी है सांकेतिक या विरोध हड़ताल। इसमें लोग कुछ संकेतों का पालन करते हुए हड़ताल करते हैं, जैसे कुछ पट्टा बांध लेंगे हाथ पे। पांचवा नियम अनुसार कार्य। नियमों का पालन कड़ाई से करना, यानी कि जिससे काम धीमा हो जाए। छठी है भूख हड़ताल, यानी कि शांतिपूर्ण भूखे रहकर हड़ताल करते हैं। और सातवीं है तड़ित हड़ताल, यानी कि पूर्व सूचना के बिना एकदम से हड़ताल कर देना। दूसरा प्रकार इसमें है माध्यमिक हड़ताल, यानी कि सेकेंडरी स्ट्राइक। कर्मचारी नियोजक के विरुद्ध हड़ताल नहीं करते हैं, बल्कि तीसरे के विरुद्ध हड़ताल करते हैं जिससे नियोजक संबंध अच्छे हों, जिसके नियोजक से अच्छे संबंध होते हैं। जैसे ये हड़ताल जो होती है यूएसए में ज्यादा होती है। तीसरा प्रकार जो है सहानुभूतिपूर्ण पूर्ण हड़ताल, यानी कि ये जो सीधे नियोजक से परेशान नहीं है, किंतु दूसरे कर्मचारियों के प्रति भाईचारे के रूप में, मतलब कोई दूसरी फैक्ट्री में दूसरे व्यक्ति अगर हड़ताल पे जा रहे हैं तो उनके संकेत में या उनकी सहानुभूति में ये लोग हड़ताल कर देते हैं। चौथा है अन्य हड़ताल। इसमें अन्य हड़तालों में पहली प्रकार होता है तालाबंदी, यानी कि लॉकआउट्स। नियोजक द्वारा भर्ती बंद कर देना या फिर काम ठप कर देना, ये नियोजक करता है। तालाबंदी कौन करता है? नियोजक, श्रमिक नहीं होते हैं। दूसरा प्रकार है इसमें घेराव, यानी कि एनक्लोजर, उच्च अधिकारियों का। जैसे मान लो उच्च अधिकारियों को घेराव करते हैं, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग करते हैं। तीसरा है इसमें धरना। धरने में नियोजक के सामने बैठ जाते हैं। चौथा है कामबंदी, यानी कि ले ऑफ। कामबंदी क्या होती है? में काम की कमी में लोगों को निकालना, ये भी नियोजक करता है। और छठा है, पांचवा है छटनी। छटनी भी नियोजक करता है। हड़ताल और तालाबंदी में अंतर। हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर होता है? देखिए, जो हड़ताल है, हड़ताल जो होती है वो कर्मचारियों द्वारा की जाती है, ठीक है, कर्मचारी द्वारा की जाती है। और जो तालाबंदी होती है वो नियोजकों द्वारा की जाती है। नियोजक करते हैं तालाबंदी, ठीक है। दूसरा, पहला कारण हो गया। अब दूसरा कारण है अस्थायी कार्यबंदी कर्मचारियों द्वारा। हड़ताल क्या होती है? अस्थायी कार्यबंदी होती है। लेकिन जो तालाबंदी होती है वो अस्थायी कार्यबंदी नियोजक द्वारा, ये भी अस्थायी कार्यबंदी होती है लेकिन ये नियोजक द्वारा। तीसरा है हड़ताल जो होती है अल्प अवधि के लिए कार्यबंदी, ठीक है। और जो तालाबंदी होती है वो कर्मचारियों को काम नहीं देना, उसको तालाबंदी बोलते हैं।
अब इसमें आगे है, क्या हड़ताल अवैध है? देखो इसमें पहला पॉइंट है कि हड़ताल की लोक उपयोगी सेवा में जब हड़ताल 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है, ठीक है? और दूसरा है 42 दिन बाद हड़ताल करना या फिर तय समय से पहले हड़ताल कर देना। कार्रवाई लंबित कार्रवाई लंबित से और समझौता कार्रवाई पूरी से पहले। मतलब देखो इसमें क्या हुआ कि अगर हड़ताल कब-कब इनवैलिड होती है मतलब अवैध कब तक होती है? जब लोक उपयोगी सेवा में हो, लोक कल्याणकारी कार्य हो उसमें अगर कोई हड़ताल करे तब। और अगर 14 दिन पहले ही नोटिस दिए बिना ही हड़ताल कर दे, या 42 दिन बाद मतलब नोटिस देने के 42 दिन बाद हड़ताल करना शुरू करे, या फिर समय से पहले कर दे, कार्रवाई में लंबित कर दे, या फिर समझौता चल रही हो उससे पहले ही हड़ताल कर दे बिना रिजल्ट देखे, तब वो हड़ताल अवैध होगी। दूसरा, उपयोगी गैर लोक उपयोगी सेवाओं में क्या होता है? अनुबंध उल्लंघन कर दे अगर कोई, तो हड़ताल अवैध मानी जाएगी। कार्रवाई लंबित हो कर दे, तो हड़ताल अवैध मानी जाएगी, और समझौता कार्रवाई चल रही है और बीच में हड़ताल कर दे, तो हड़ताल अवैध मानी जाएगी। नोट: 1932 में अखिल भारतीय नियोजक संगठन बना। 1967 में राष्ट्रीय निर्वाचन संवर्धन बोर्ड बना। और 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन गांधी जी के सहयोग से या फिर उनके उपस्थिति में बना। अब यह है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। देखो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे कवर करेंगे, दूसरी वीडियो में करेंगे। लेकिन ये देखो इसमें थोड़ी बहुत 2-4 पॉइंट समझ लो, ये किस-किस के बीच में है। ये नियोजक और श्रमिक के बीच में है। श्रमिक और श्रमिक के बीच में कोई विवाद हो जाए उसका सेटलमेंट करता है। ये नियोजक के बीच में, अगर 2 नियोजक या 2 कंपनियां आपस में अगर विवादित हो जाएँ तो उनके बीच सेटलमेंट करता है। कारण क्या हो सकता है? इसमें देखो कारण रोजगार या गैर रोजगार रूप में भी हो सकता है। कार्य यानी कि कार्य अवधि, कार्य सीमित समिति, घंटों को लेकर हो सकता है। वेतन, भत्ता, भुगतान समय उसको लेकर हो सकता है। मुआवजा नहीं मिला, छटनी, दुर्घटना कर दी किसी ने, उसको लेकर हो सकता है। ये सब कारण है। परिणाम क्या होंगे? नियोजक और श्रमिक का संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इसका। मान लो उसका मतलब कोई गलत डिसीजन आ जाए तब। नियोजक के लिए छटनी, तालाबंदी हो सकती है इसके परिणाम के स्वरूप। श्रमिक के लिए क्या हो सकता है? श्रमिक हड़ताल कर दे, श्रमिक के खिलाफ हड़ताल कर सकते हैं। मतलब श्रमिक है ना, वो जो मालिक है उसके खिलाफ हड़ताल और घेराव और संपत्ति नुकसान कर सकते हैं उसका। और नियोजक क्या कर सकता है इसके परिणामों में, अगर वो खुश नहीं है तो वो चटनी कर दे, तालाबंदी भी कर सकता है। ठीक है। और प्रभाव क्या है? नियोजक पर पड़ते हैं, श्रमिक पर पड़ते हैं, उद्योग पर पड़ते हैं, फिर राज्य पर पड़ते हैं, फिर देश पर पड़ते हैं। मतलब अगर नियोजक पर पड़ेगा तो श्रमिक पर पड़ेगा, फिर उद्योग खराब होगा, फिर राज्य स्तर पर जीडीपी खराब होगी, फिर उसमें देश स्तर पर आर्थिक विकास में मतलब बाधा आएगी। इसके मुख्य उपबंध होते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं। धारा सेकंड ए में क्या है, औद्योगिकवाद की परिभाषा लिख रखी है। धारा 2 जे में है उद्योग क्या होता है उसकी परिभाषा लिखी हुई है। फिर औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम, उसकी धारा 2 के ए है। कर्मचारी के बारे में धारा 2 एस में है। और समुचित सरकार के बारे में धारा 2 ए में है। हड़ताल धारा 2 क्यू, तालाबंदी धारा 2 आई, और कामबंदी यानी कि ले ऑफ धारा 2 ट्रिपल के। छटनी, रिट्रेचमेंट, इसमें धारा 2 डबल ओ है इसमें। समझौता सेटलमेंट धारा 2 पी है। और लोक उपयोगी सेवा में धारा 40 है। नोट देखो, प्रत्येक संस्था में श्रम संघ, भारतीय श्रम सम्मेलन, 16वां अधिवेशन 1958 हुआ था 1958 में, उसमें निर्णय लिया गया। नोट क्या है? औद्योगिक वाद अधिनियम 1947 का विलय कर दिया गया है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में। तो ये हम डिटेल इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। फिर अधिनियम के अधीन अधिकरण कौन कौन से हैं? प्राधिकरण, सॉरी अधिकरण नहीं, प्राधिकरण। देखो इसमें कार्य समिति बनती है एक तो, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव मतलब सवाल देता है, उसमें पूछता है कि कोई निम्न में से कौन सा अधिनियम है जिसमें से कार्य समिति बनती है। तो देख लो इसमें कार्य समिति बनती है धारा 3 के अनुसार। 16 अधिकारी इसमें नियुक्त किए जाते हैं धारा 4 के अनुसार। 16 बोर्ड बनता है धारा 5 के अनुसार। जांच न्यायालय बनता है इसमें तो धारा 6 के अनुसार। श्रम न्यायालय बनता है धारा 7 के अनुसार। अधिकरण भी बनता है इसमें, ट्रिब्यूनल बनता है धारा 7 ए के अनुसार। राष्ट्रीय अधिकरण बनता है धारा 7 बी और 15 के अनुसार। अधिनिर्णय का प्रकाशन किया जाता है धारा 17 के अनुसार। अधिनिर्णय का प्रारंभ धारा 17 ए के अनुसार। और अधिनिर्णय के उल्लंघन पर दंड भी दिया जाता है धारा 29 के अनुसार।
तो औद्योगिकवाद के लिए समाधान पोर्टल भी बनाया गया है, एक समाधान नामक पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम ही समाधान है। फिर आगे है हड़ताल का सामान्य प्रतिषेध, धारा 23 इसी के है ये क्लोज। लोक उपयोगी सेवाओं में हड़ताल का प्रतिषेध, धारा 22। तालाबंदी का प्रतिषेध, धारा 22 और 23। अवैध हड़ताल और तालाबंदी, धारा 24। कामबंदी तथा छटनी, धारा 25C। छटनी, धारा 25FF। बंदी, धारा 25FFE। नियोजकों और उनके संगठनों के अनुचित श्रम व्यवहार, कर्मकारों और श्रम संघों के अनुचित व्यवहार, ये धारा 25U है। औद्योगिकवाद संशोधन अधिनियम 2010, इसमें क्या है, धारा 2A में है समुचित सरकार की परिभाषा और उसका विस्तार किया गया है, समुचित सरकार का। और धारा 9C में है शिकायत निपटान समिति बनाई गई है। धारा 7 में श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की योग्यता विस्तार की गई है। श्रम संहिताओं हेतु की गई नई पहलें क्या है? 8 अगस्त 2019 को 4 श्रम संहिताएं अधिसूचित की गई। जो पहली है मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020। केंद्र सरकार ने मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। अब ये अब देखो यहाँ पे दिख रखा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में क्या है, श्रम जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अब ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची का विषय श्रम, मतलब राज्य भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। इसमें 100 राज्य प्लस 40 केंद्रीय कानून है। अगर ये है ना तो इसलिए 100 प्लस तो इसमें राज्य कानून और राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 में बना। इस अधिनियम में क्या किया गया, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, दूसरा औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश 1946 और औद्योगिकवाद अधिनियम 1947, इनको मिक्स कर दिया है। श्रम संघ क्या होता है? ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन ये होता है कि भाई 7 या अधिक सदस्य पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 7 या अधिक सदस्य, 7 से कम नहीं हो सकते। दूसरा, सदस्य श्रमिक आवश्यकता 10% या 100, मतलब अगर किसी में 10% है सदस्य, मतलब किसी फैक्ट्री के 10% सदस्य या फिर 100 सदस्य, ठीक है, जो भी कम हो, मतलब अगर 10% ज्यादा है, 100 से ज्यादा है तो वो, या फिर जो 100 तो होने ही चाहिए, 100 से कम नहीं हो सकते। राज्य या केंद्र सरकार या राज्य या केंद्रीय ट्रेड यूनियन घोषित किए जा सकते हैं। ट्रेड यूनियन 75% सदस्य नहीं होंगे सौदेबाजी के लिए, तो सौदेबाजी परिषद गठन होगी। महत्वपूर्ण तथ्य, जे हैरी रिचर्डसन की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध एक कला है जिसके अंतर्गत उद्योग में काम करने वाले लोग एक साथ रहकर कार्य करने का प्रयास करते हैं। छटनी क्षतिपूर्ति का प्रावधान औद्योगिकवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत आता है। वीवी गिरी ने अपनी पुस्तक लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री के अंतर्गत औद्योगिक संबंध के पहलुओं को बताया है। वर्ष 1968 में इंग्लैंड में प्रमुख डोनोवान आयोग ने अपने प्रतिवेदन में औद्योगिक प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया था। सी मोर्गोरिसन के अनुसार औद्योगिकवाद की प्रकृति एवं विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रमिक तथा प्रबंधक उसे सामाजिक दृष्टि से किस रूप में देखते हैं। औद्योगिकवाद अधिनियम 1947 के अनुसूची 5 में उद्योगों में अनुचित श्रम व्यवहार के संबंध में अनुशासन संहिता को 1982 में जोड़ा गया। अमेरिकी प्रोफेसर जॉन टी डनलप ने वर्ष 1958 में ही अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के अंतर्गत औद्योगिक संबंध का व्यापक उल्लेख किया है। रिचर्ड ए लेसर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर में लिखा कि श्रम बाजार की अपूर्ण प्रकृति यानी कि इम्परफेक्ट नेचर के उद्देश्य के कारण भी औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है। भारत में केवल ऐच्छिक पंचाट वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत विवाद सुलझाने के लिए की गई है। आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम 1981 एसेंशियल सर्विस प्रोटेक्शन एक्ट 1981 के अंतर्गत हड़ताल की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रावधान दिया गया है। यह विशेषकर केंद्र सरकार के अधीन आवश्यक सेवाएं जैसे कि रेलवे, डाक, तार, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बैंकिंग, अस्पताल, तेल शोधन आदि के लिए बनाया गया है।
भारत में 1958 में 2 संहिताएं क्रमशः उद्योगों में अनुशासन संहिता तथा अंतर संघीय आचार संहिता लागू किया गया है। भारतीय सुरक्षा संशोधन नियम 1940 में संशोधन का नियम 81A के अंतर्गत उद्योग में शांति स्थापित करने के संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। अगला है 1975 में देश के विनिर्माण प्रक्रिया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तथा खनन यानी कि माइनिंग वाले उन सभी औद्योगिक संस्था के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की योजना लागू की गई, जहां 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत थे। नेल्लीमरला जूट मिल कार्मिका संगम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1995 के निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अवैधानिक तालाबंदी की स्थिति में कार्य नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू होगा। सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग दो पक्षों के बीच चर्चा और बातचीत के लिए औद्योगिक संगठन का एक उपकरण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों के लिए समन्वित श्रम पहचान संख्या लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर LIN की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक विवाद सुलझाने के लिए विभिन्न तंत्र जैसे कि सुलह अधिकारी, अधिकरण, श्रम न्यायालय आदि की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से ये एक मोटा-मोटी इंडस्ट्रियल रिलेशन की एक समझ हमने विकसित कर ली है। अभी हम इसके PYQ और इसके साथ में हम इसके जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे इसके बाद में वीडियो में। थैंक यू।